हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का। तो बच्चों, हमने अपने फ्लो चार्ट में देखा था रोस्टिंग क्या होता था, कैल्सिनेशन क्या होता था, पर उसको हमने डीपली डिस्कस नहीं किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से। सबसे पहले हेडिंग डालिए रोस्टिंग। फ्लो चार्ट के अंदर हमने देखा था कि रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स के लिए की जाती है, और जब रोस्टिंग की जाती है तो मेटल का ऑक्साइड हमें मिलता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि रोस्टिंग क्या होती है तो आपको लिखना है द सल्फाइड ओर्स are converted into oxides by heating strongly in the presence of excess air. This process is called रोस्टिंग। तो जब सल्फाइड ओर को एक्सेस एयर में हीट किया जाता है तो वो मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है रोस्टिंग। अगर मैं रोस्टिंग के एग्जांपल की बात करूं तो चलिए देखते हैं। ये है एक सल्फाइड ओर जिसको बोला जाता है स्पेलराइट। यहां पे आप लिख लीजिए। ये है एक सल्फाइड ओर ऑफ जिंक। तो अगर मैं इसको एक्सेस ऑक्सीजन में हीट करता हूं तो हमें मिलता है जिंक ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड प्लस 2SO2। तो जैसा कि आप यहां देख ही सकते हैं, हमने ओर को एक्सेस एयर में या एक्सेस ऑक्सीजन में हीट किया और हमें मेटल का ऑक्साइड मिला। तो ये है रोस्टिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैल्सिनेशन की। तो हेडिंग डालिए कैल्सिनेशन। अब जैसा कि हमने अपने फ्लो चार्ट में देखा था, कैल्सिनेशन किया जाता है कार्बोनेट ओर्स का टू कन्वर्ट देम इनटू मेटल ऑक्साइड इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या फिर नेग्लिजिबल ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के बिना या लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में कैल्शियम ओर्स को अगर कार्बोनेट ओर्स को अगर हीट किया जाता है तो वो बनता है मेटल ऑक्साइड। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है कैल्सिनेशन। तो चलिए लिख लेते हैं, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो लिखना कैसे है। द कार्बोनेट ओर्स आर
changed into oxides by heating strongly in limited air. This process is called calcination. अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल ऑफ कैल्सिनेशन की, तो ये है कार्बोनेट और जिसको हीट किया जाता है। अब यहां पर जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो लिमिटेड है, मतलब नेग्लिजिबल है। तो जब इसको स्ट्रांगली हीट किया जाएगा तो ये कन्वर्ट होगा जिंक ऑक्साइड में और साथ में निकालेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा है, और जो है ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कैल्सिनेशन। अब हमने एक और चीज अपने फ्लो चार्ट में डिस्कस की थी, जो था रिडक्शन ऑफ मेटल्स। अब रिडक्शन क्या होता है भाई? चलिए हेडिंग डालिए, रिडक्शन। अब जो मेटल ऑक्साइड्स हमें मिलते हैं वहां से हम अपना प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट कर पाए, तो हमें जो मेटल ऑक्साइड्स हैं उनको रिड्यूस करना पड़ेगा मेटल में। अब रिड्यूस होगा कैसे? तो कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि ऑक्साइड्स को प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं और उन एजेंट्स को बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो अगर एक ऑक्साइड को प्योर मेटल में रिड्यूस करना है यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट इज नोन एज रिडक्शन। तो चलिए लिखते हैं रिडक्शन क्या होता है। मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूस्ड टू corresponding metals by using reducing agents। अब जो ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं हर तरह के ऑक्साइड के लिए अलग अलग होते हैं। अगर जैसे कि अगर मैं बात करूं ZnO के लिए, क्योंकि हमें कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में दोनों में ZnO मिला था, तो अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की रिडक्शन की, अब लेट सपोज हमें मिला था ZnO जो कि मेटल ऑक्साइड था, और मैं चाहता हूं इसे रिड्यूस करना, तो मुझे रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। तो इसके केस में जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो होता है कार्बन। अब कार्बन क्या करेगा? ZnO में से ऑक्सीजन को बाहर निकाल के खुद ले लेगा और ZnO में से बस Zn को रहने देगा, कुछ इस तरीके से। Zn
प्लस CO, और यहां हमें मिल गया मेटल। तो देखिए मेटल ऑक्साइड से मेटल मिला यूजिंग दिस रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये था एग्जांपल बच्चों रिडक्शन का। अब बच्चों हमने अपने फ्लो चार्ट में पढ़ा था कि जो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स जब हम करते हैं तो 3 तरह के मेटल्स होते हैं, मेटल विद हाई रिएक्टिविटी, मेटल विद मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स विद लो रिएक्टिविटी। अगर मेटल हाई रिएक्टिविटी का है तो हम वहां पर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को फॉलो करते थे। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है चलिए डिस्कस करते हैं। तो हमें रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स करना है। तो चलिए अब जो मोस्ट वाइडली यूज मेथड है रिफाइनिंग के लिए वो कौन सा है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो इस बात को हम लिख लेते हैं, द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड for refining impure metal is electrolytic refining। तो चलिए अब क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, उससे पहले एक डायग्राम बनाते हैं जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती क्या है। तो चलिए अब बच्चों ये 2 मेटल रोड्स हैं जो कि एक बैटरी से कनेक्टेड हैं। तो ये इस पे होगा नेगेटिव चार्ज और इस पे होगा पॉजिटिव चार्ज। इसको बोला जाता है, जिस रोड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज उसे बोलते हैं एनोड और इसको बोलते हैं कैथोड। अब इसको कैथोड इसलिए बोला जाता है कि जो कैटायन होता है जब यहां पर कैटायन प्रेजेंट होगा, अब जो ये लिक्विड है ये जो ब्लू से दिखा रखा है वो है इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कैटायंस और एनायंस आएंगे
तो जो कैटायंस हैं वो कैथोड की तरफ रिएक्ट करेंगे या फिर कैथोड को अट्रैक्ट करेंगे। इस रोड को, नेगेटिव वाली रोड को अट्रैक्ट करेंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है कैथोड। अब आगे, अब मान लीजिए अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल हमें करनी है यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। हम एग्जांपल लेते हैं कॉपर सल्फेट का। तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा वो होगा कॉपर सल्फेट, जो कि होता है CuSO4। अब बच्चों मान लीजिए यहां पर एक स्विच है। अब जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। अब यहां पर आपका एक सवाल होना चाहिए कि सर यहां पर सर्किट तो कंप्लीट ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करेगा? तो बच्चों इसका जवाब है, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो इन दोनों रोड्स के बीच में सर्किट प्रोवाइड करता है। ये काइंड ऑफ अ वायर की तरह एक्ट करता है। जो इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे वो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू एनोड में जाएंगे और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब बच्चों ये इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट का। अब जैसे ही इसमें से की ऑन की जाएगी तो जो कॉपर सल्फेट है, अब जब इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोलाइट से फ्लो करेगा तो कॉपर सल्फेट कैटायंस और एनायंस में टूटेगा। Cu2+ SO4 2-। अब जो Cu2+ बनेंगे वो अट्रैक्ट करेंगे इस तरफ। क्यों? क्योंकि ये है नेगेटिव चार्ज वाली रोड और इनके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, और ये जो एनोड है ये Cu2+ को अपने से रिपेल करेगा। अब रिपेल करेगा तो सारे के सारे थोड़े टाइम बाद जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था उसमें से कॉपर, जो कि एक काफी रिएक्टिव मेटल है, तो वो जो है कैथोड ट्यूब के ऊपर या फिर कैथोड वाला जो मेटल रोड है, कैथोड जो है उसके ऊपर जाकर एक्यूमुलेट हो जाएगा। थोड़ी देर बाद कैथोड जो है उसका साइज बढ़ जाएगा क्योंकि उसके ऊपर प्योर मेटल दैट इज Cu कॉपर आकर जम जाएगा। अब बचा SO4। जो SO4 है वो एनोड की तरफ जाएगा। अब जो भी कॉपर सल्फेट के साथ कुछ इंप्योरिटीज अगर होंगी, जो कि होती हैं, तो वो क्योंकि एनोड का साइज है बड़ा, इंप्योरिटीज एनोड के साथ, एनायन के साथ रहेंगी। अब जब एनायन एनोड के पास जाएगा तो इंप्योरिटीज को वहां लेकर जाएगा, पर इंप्योरिटीज एनोड के ऊपर नहीं एक्यूमुलेट करेंगी क्योंकि उनमें कोई चार्ज नहीं है। तो जो इंप्योरिटीज होंगी वो एनोड के नीचे कुछ यहां पर इस तरीके से एक्यूमुलेट हो जाएंगी। एनोड के पास ही क्यों आई? क्योंकि जो एनायन है उसका साइज है बड़ा और एनायन के साथ ये इंप्योरिटीज आएंगी और यहां पर एनोड पर जाएंगी, पर एनोड पर एक्यूमुलेट नहीं हो पाएंगी क्योंकि इंप्योरिटीज में कोई चार्ज नहीं है। तो एनोड ट्यूब के नीचे, एनोड वाली रोड के नीचे ये एक्यूमुलेट हो जाएंगी बीकर के अंदर, और इसको बोला जाता है इसीलिए एनोड मड, क्योंकि एनोड के नीचे इकट्ठी होती हैं। और ये है क्या? ये बस इज नथिंग बट इम्प्योरिटीज। तो इस तरीके से हमें कैथोड पर अपना प्योर मेटल मिल जाता है। तो चलिए, अब हुआ क्या? कैथोड पर
we coat a strip of pure copper. इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या था? अब जो ये कैथोड और एनोड है, तो बच्चों आपके दिमाग में यहां एक और सवाल आया होगा कि कैथोड पर अब तो प्योर कॉपर आ गया, पर जब स्टार्ट हुआ था ये चीज इलेक्ट्रोलिसिस, तो उस टाइम कैथोड और एनोड किस चीज की बनी होंगी? जो कैथोड थी वो बनी होती है जोन सा भी मेटल हमें चाहिए उसका प्योरेस्ट फॉर्म में, तो मतलब प्योर कॉपर की। और एनोड बना जाता है इम्प्योर कॉपर की। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हमने क्या लिया था कॉपर की एक्सट्रैक्शन में? एसिडिफाइड। CuSO4 सॉल्यूशन। तो अगर मुझे थ्योरी में रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा? जब हम करंट पास कराते हैं तो ये सारा प्रोसेस होता है। तो चलिए लिख लेते हैं। ऑन पासिंग द करंट थ्रू electrolyte, the impure metal from anode dissolves in electrolyte and equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited at cathode. The insoluble impurities settle down at the bottom of anode and is called anode mud. तो ये था बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से ओर का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया जाता है या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर्स के तरीके। तो हेडिंग डालिए कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो पहला तरीका जो हमें पढ़ना है वो है हाइड्रोलिक
वॉशिंग। अब हाइड्रोलिक वॉशिंग जो है इतना यूजफुल तरीका नहीं है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आना चाहिए। हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या होता है, जो ओर्स होते हैं उसको छोटे छोटे पीसीज में तोड़ दिया जाता है। अब जब पीसीज में ब्रेक कर दिया जाता है, उसको वाटर से वॉश किया जाता है और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो वाटर के साथ चली जाती हैं और इस तरीके से इम्प्योरिटीज़ रिड्यूस हो जाती हैं एक ओर में से। तो ये होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो चलिए लिख लेते हैं इस बात को। वी ब्रेक the large stones of minerals into smaller piece and wash them with water. Due to this, dust and volatile particles washed away। तो ये था हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट तरीका, हेडिंग डालिए फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। क्या होता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, चलिए डिस्कस करते हैं। अब होता क्या है, सबसे पहले एक कंटेनर लिया जाता है, कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन लिया जाता है वाटर एंड पाइन ऑयल का। अब बच्चों इसमें डाली जाती है परफ्यूरेटेड टनल। कुछ इस तरीके की। अब बच्चों इसमें डाले जाते हैं और पार्टिकल्स।
सच दैट अब जो ये और पार्टिकल्स होने चाहिए उन मेटल्स के होने चाहिए जो कि काफी लाइट होते हैं। तो बेसिकली फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड सल्फाइड्स ओर के लिए यूजफुल होता है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं। सल्फाइड ओर्स, और रीजन क्या है इसका? बिकॉज दीज पार्टिकल्स आर लाइट। अब लाइट क्यों होने चाहिए ये भी हम डिस्कस करेंगे। अब ये था सॉल्यूशन ऑफ वाटर प्लस पाइन ऑयल, ये थी हमारी परफ्यूरेटेड टनल। अब यहां से एयर को ब्लो किया जाता है। अब जब एयर को ब्लो किया जाएगा यहां से और यहां से एयर बाहर निकलेगी अंडर दिस सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में जब एयर जाएगी तो फ्रोथ का फॉर्मेशन होगा। अब जो भी मेटल, जो पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं वो फ्रोथ के साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे यहां पे कुछ इस तरीके से। फ्रोथ प्रोड्यूस हुआ एयर की वजह से। अब उस फ्रोथ में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे मेटल के वो ऊपर जाएंगे और ऊपर सरफेस पर आ जाएंगे, और जो हैवी इंप्योरिटीज थी जो कि फ्रोथ के साथ ऊपर नहीं जा सकी वो नीचे आकर यहां पर सेटल हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमने इंप्योरिटीज को कम करा मेटल पार्टिकल से। पर ये जो तरीका है ये जैसा कि मैंने बताया लाइट पार्टिकल्स के लिए है। क्यों लाइट पार्टिकल्स के लिए है? अगर लाइट नहीं होंगे तो फ्रोथ के साथ ऊपर ही नहीं आ पाएंगे, वो इंप्योरिटीज के साथ नीचे ही रह जाएंगे। तो ये था फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ये तो था एक्सप्लेनेशन। अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए तो कैसे लिखना है चलिए देखते हैं। इन दिस process we take a mixture of water and pine oil in a large beaker. Now break the ore into smaller pieces and place it in beaker. If air is blown to the mixture of
water and pine oil froth produces the light metal particles move above along with froth which can be easily separated by the heavier impurities which settles down। तो इस तरीके से हम मेटल को इम्प्योरिटीज से अलग करते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस जो कि है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो चलिए देखते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है। तो इसके लिए भी एक डायग्राम बनाते हैं। अब सबसे पहले हम बताते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन यूज कब होगा। तो जितने भी ओर्स जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं उन ओर्स को सेपरेट करने के लिए यूज होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। ये है कन्वेयर बेल्ट। अब जो इस कन्वेयर बेल्ट का आगे वाला व्हील है, ये वाला व्हील, ये मैग्नेटिक व्हील है। यहां से आएंगी मैग्नेटिक ओर पार्टिकल्स, अब जब मैग्नेटिक ओर पार्टिकल्स बेल्ट के ऊपर ऐसे ऐसे आएंगी और इसी के बीच में होंगी इम्प्योरिटीज, और ब्लैक से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे इम्प्योरिटीज को।
तो बच्चों क्योंकि ये मैग्नेटिक व्हील है और ये जो ओर है इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी, ये व्हील से अट्रैक्टेड रहेंगी, पर जो इम्प्योरिटीज हैं यहां पर रखी जाएंगी दो प्लेट्स, एक ऐसे और एक ऐसे। अब जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं क्योंकि उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है, तो वो सारी इम्प्योरिटीज कुछ इस तरीके से यहां पर इस प्लेट में इकट्ठी हो जाएंगी। पर क्योंकि और पार्टिकल्स के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं और ये मैग्नेटिक व्हील है, वो यहां तक आकर इस पॉइंट तक आएंगी और फिर यहां से कुछ इस तरीके से दूसरी प्लेट में एक्यूमुलेट हो जाएंगी। कुछ इस तरीके से यहां से हमें मिला नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, और यहां से हमें मिला मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो जो प्योर मेटल था जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी वो अलग प्लेट में मिल गया, और जिनमें नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दैट इज इम्प्योरिटी थी वो अलग प्लेट में चली गई। इस तरीके से हम मैग्नेटिक ओर्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसको अगर एग्जाम में लिखना है तो इस डायग्राम के साथ लिखेंगे कैसे। इन मैग्नेटिक सेपरेशन fine dust of magnetic ore is allowed to fall on a conveyor बेल्ट, जो कि कन्वेयर बेल्ट यहां पर हमने डिस्कस की थी। which is rotating over two wheels. The second wheel is magnetic when ore fall of over the magnetic wheel. The magnetic substance
will separate near the magnetic wheel and non-magnetic separates far from it। तो ये था बच्चों मैग्नेटिक सेपरेशन में। इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल टाइम टेक केयर, रिवाइज कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो चैट के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।